जय हिंद जी। नमस्कार। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, यानी कि यह चैप्टर बहुत आपका ज़रूरी वाला है। इसमें द्विघात जो समीकरण जो आपका चैप्टर है, यह क्लास 9th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि क्लास 9th में भी हमने देखे हैं, वहाँ भी आपका चैप्टर 3 या 4 में है। तो इस वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो मेरा बेसिक होने वाला है, यहाँ पर आपका कोई सवाल वाल नहीं होगा, सिर्फ बेसिक जितना भी जानकारी होगा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं, जिससे बोला जाता है ना, हाँ, इसी आपका क्रैश कोर्स के रूप में होता है। यहाँ से क्रैश कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं, यानी क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, VVI जैसे पढ़ाया जाता है ना, वैसे हमने आपके लिए पूरा डीपली लेकर आए हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण यानी जो बच्चों को थोड़ा भी नहीं आता है ना द्विघात समीकरण, वो बिल्कुल हमने 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा है। आप लोग यहाँ से बिल्कुल, यदि जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले कहीं या नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर वह बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यदि जो पढ़ लिए उनको लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको अंतर लग ही जाएगा से हाँ, द्विघात समीकरण किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और द्विघात समीकरण के परिवार में कौन कौन सी आता है और द्विघात समीकरण के अंदर क्या क्या पढ़ना रहता है ना। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या, जो मेरे यहाँ पर द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, यहाँ से हमारा कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले बात आता है यही ना, से प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। जो प्रश्न होगा, प्रश्न कैसा पूछेगा, प्रश्न कैसा आएगा, कैसा। तो यहाँ से आपका प्रश्न 3 टाइप से आ सकता है। एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। एक आएगा 2 मार्क्स के, एक आएगा आपका 2 मार्क्स से आएगा, और यहाँ पर आपका 5 मार्क्स से भी आ सकता है ना। यानी कि आपका यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जो 100 नंबर का रहता है ना, वहाँ से आपका यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना पूर्ण ही रहता है। 2 नंबर ये भी रहेगा कन्फर्म, और 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, है ना। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपका कैसे कैसे पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का आ सकता है और 5 मार्क्स का आ सकता है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत बेहतर है, ज़रूरी है। इसीलिए हमने इसको पूरा बेहतर डीपली ही लेकर आए हैं आपके लिए, है ना। अब देखिए क्या जी, अब हम द्विघात समीकरण पढ़े। अच्छा, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद। जी हाँ, यदि आपने चैप्टर 2 में द्विघात बहुपद पढ़े हैं तो उसी का ही थोड़ा बड़ा भाई है यह। द्विघात बहुपद आपका छोटा भाई हो गया और द्विघात समीकरण आपका बड़ा भाई हो गया। तो बड़ा भाई के बारे में आज पढ़ना है। इससे पहले आप लोग छोटा भाई के बारे में जान चुके हैं, तो हमने यहाँ पर आपका द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर भी दिखाएंगे, है ना। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर प्रश्न क्लियर हो गया ना, हाँ, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आएगा। अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या क्या पढ़ना रहता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना है से यहाँ पर इनका जो प्रश्न है, प्रश्न आएगा कि इसमें 4.1 है, 4.2 है, 4.3 और 4.4 तक ही है। तो क्या है, प्रश्नमाला है। क्या है, यह प्रश्नमाला है ना। 4.1 से 4.4 तक यहाँ पर आपका प्रश्नमाला रहेगा ना। अब देखिए, यहाँ पर नंबर 2 में क्या जानकारी देते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि द्विघात समीकरण की पहचान करना होगा। किसका पहचान, तो द्विघात समीकरण का पहचान। नंबर 2 में क्या करना है, द्विघात समीकरण का पहचान करना है। नंबर 3 में विवेचक, विवेचक पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद में विवेचक बोलो या विविक्तर बोलो, विविक्तर या विविक्तर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। नंबर 4 में आएगा, देख ली, एक में प्रश्नमाला 1 से लेकर प्रश्नमाला 4 तक रहेगा। द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए देगा, विवेचक या विविक्तर के लिए देगा। इसके बाद में नंबर देगा मूलों की प्रकृति के लिए, क्या, मूलों की। अब यहाँ बताएंगे जी, पूरा हमने आपको पूरा डीपली ही बताएंगे हाँ ये सब क्या होता है ना। मूलों की प्रकृति देगा। इसके बाद में देगा, इसके बाद में मूलों की प्रकृति जब हो जाएगा ना, तो ये देगा के मान निकालने के लिए, क्या देगा, के का मान। इसमें के का मान भी क्या करना है, निकालना है ना। अब देखिए, इसके बाद में नंबर 6 में क्या आएगा, के का मान हो गया, मूलों की प्रकृति हो गया, मूल निकालने के लिए क्या देगा, मूल निकाले। इसके बाद में देगा नंबर 7 में दे सकता है भाषा वाला प्रश्न आएगा इसमें, है ना। भाषा वाला प्रश्न, भाषा
वाला प्रश्न आएगा। और नंबर 8 में क्या आएगा, पूर्ण वर्ग विधि। इस सबसे बहुत जरूरी है, पूर्ण वर्ग विधि। अब देखिए जी, यहाँ से आपका क्या क्या आ सकता है। नंबर 1 में बोल दें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में 4.1 से लेकर 4.4 तक यहाँ आपका प्रश्नमाला रहेगा। नंबर 2 में देखिए कि द्विघात समीकरण की देगा पहचान करने के लिए कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे होगा, हमने आपको कराएंगे ही यहाँ पर, आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। सिर्फ खाली मेरी बातों को सुनते जाइए। हाँ, विवेचक या विवेक्तर देगा, है ना। इसका क्या होता है पूरा डिटेल हमने बताएंगे। फिर मूलों की प्रकृति होता है, के का मान निकालने के लिए देगा, मूल निकालने के लिए देगा, है ना। यहाँ पर मूलों की प्रकृति और मूल, ये दोनों बात अलग है ना। फिर भाषा वाला प्रश्न देगा और पूर्ण वर्ग विधि देगा, है ना। पूर्ण वर्ग विधि आपको क्लास 10th की जो द्विघात समीकरण है, कम से कम आपको इसका हीरो बना है द्विघात समीकरण का, तो आपको इतना चीज़ के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, इतना चीज़ के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। यदि आप लोगों ने इसको समझ लिए और इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो अब हम यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, है ना। अब देखिए जी, अब यहाँ पर अब क्या है, अब सुनिए। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके लिए अगला टॉपिक हम क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है, उसको अब हम लोग देखेंगे। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है उसको देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, द्विघात बहुपद। यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण, है ना। अब देखिए द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद होता क्या है, x के मान को, नंबर 1 में है x के मान को इसमें शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। x के जो मान निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शून्य कहते हैं। यहाँ पर जो x या y जो जिसका मान यहाँ जरूरी नहीं है ये x का ही होगा, y का भी आ सकता है ना। यहाँ पर जो x का मान आएगा, x के मान को मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अब देख रहे हैं मूल निकालना है, मूल सीखना है, तो वही आपका मूल है। यहाँ पर हमारे x में जो आंसर आता है ना उसके यहाँ पर मूल कहते हैं, और जो बहुपद में जो आंसर आता था उसको हम लोग क्या कहते थे, शून्य कहते थे। अब देखिए नंबर 2 में इसका व्यापक सूत्र, द्विघात बहुपद के व्यापक सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c होता है, है ना। नंबर 2 में अब इसमें देखिए, अब द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 होता है। अब देखिए द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र में 0 होगा और द्विघात बहुपद के व्यापक सूत्र में क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, है ना। अब देखिए द्विघात समीकरण में व्यंजक का मान हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्या जी दोनों समझ में आ गया ना, यानी द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में देखा जाए तो एक शून्य का अंतर, किसका अंतर है, शून्य का अंतर है। इसमें जो x का मान निकलेगा उसको हम लोग शून्य बोलेंगे, और इसमें जो x का मान निकलेगा उसको हम लोग मूल बोलेंगे। क्या इतना अंतर है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया ना। कम से कम इतना अंतर के बारे में आप लोग जानकारी रखना जरूरी है। फिर आगे देखिए, अब इसके बाद में है, अब इसके बाद में इसको अगर लिख लिए, समझ लिए हाँ कि द्विघात बहुपद में क्या अंतर है और द्विघात समीकरण में दोनों में क्या अंतर है, तो इसके आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानें। अब अगला टॉपिक क्या है जी, द्विघात समीकरण की पहचान। अगले वाले टॉपिक का नाम क्या रहेगा, द्विघात समीकरण की पहचान। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करें। कॉन्सेप्ट नंबर कितना है, बेसिक नंबर 1 रहे दे इसको,
क्या है, वहाँ जो हमने लिखवाए थे ना, वहाँ पर यहाँ पर जस्ट लिखवाए थे कि द्विघात समीकरण की पहचान करना होगा, मूल निकालना होगा, विवेचक निकालना होगा, है ना। वहीं से आपका यह कंसेप्ट नंबर कितना है, 1 है। द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करें, है ना। और देखिए सबसे पहले बता दें कि द्विघात समीकरण को यदि आपको पहचान करना है तो कम से कम आपको इतना फार्मूला की ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 1 में अलजेब्रा जो फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। नंबर 2 में देखते हैं कि a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। नंबर 3 में देखें कि a² - b², तो a + b × a - b, यानी कि जोड़ दो और छोड़ दो वाला, a + b को जोड़ दो और a - b को छोड़ दो, है ना। अब देखिए नंबर 4 में a² + b², यानी a + b के होल स्क्वायर - 2ab। नंबर 5 में a + b के होल क्यूब, तो a³ + 3a² b + 3ab² प्लस में b³, है ना। नंबर 6 में देखिए a - b के होल क्यूब, a - b के होल क्यूब, a³ - 3a² b + 3ab² -b³। कम से कम आपको इतने फार्मूला की ज्ञान होना जरूरी है ना। यदि द्विघात समीकरण यदि आपको अच्छे से पहचानना है तो आपको इतने फार्मूला की ज्ञान होना जरूरी होना चाहिए। क्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, अच्छा अब देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अब सबसे वहाँ पर हमने एक छोड़ ही दिए थे कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में जो आंसर लिखा था ना, कि द्विघात बहुपद में भी यहाँ जो घातक जो संख्या होता है वहाँ पर कितना होता है, 2 होता है, और द्विघात बहुपद में भी घातक संख्या 2 ही होता है ना। और या द्विघात समीकरण में यहाँ पर हमने लिख ही दे रहे हैं, पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले नोट, यहाँ पर नोट लिखवा दे रहे हैं, NOTE नोट। द्विघात समीकरण में घात की संख्या, सब संख्या ही पढ़ाएगा, संख्या 2 होती है, कितना होती है, 2 होती है। फिर देखिए द्विघात समीकरण में घातों की संख्या कितना होती है, 2 होती है, और द्विघात समीकरण में a का मान, किसका मान, a का मान कभी भी 0 यानी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी a बराबर 0 नहीं हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर कि जो द्विघात समीकरण में यहाँ पे a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और द्विघात समीकरण में घातों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 होती है ना। इतना बात आपको माइंड में रख कर ही द्विघात समीकरण को आप लोग खोज करने चलिएगा। कम से कम इतना बात आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, जब भी खोजेंगे तो घात की संख्या 2 होना चाहिए, और इसके बाद में कि द्विघात समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब आगे देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। अब हम लोग इस छोटी छोटी बात तो बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं कि छोटे ही है लेकिन बड़ी दिक्कत है ना। तो वही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जरूरी है जी, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है नोट में। यहाँ पर दे रहे हैं अब आप लोग x² + 2 है, कितना है, x² प्लस में 2 है। अब इसके बाद में देखिए नंबर 2 में देखिए x² + 2 = 0 है। इसके बाद में कि 2x + 9 = 0 है। नंबर 3 में देखिए कि x³ + 4x + 9 = 0 है। नंबर 4 में देखिए कि x + 3 × x + 2 = 2x + 1 × 2। नंबर 5 में देखिए x + 2 के होल क्यूब बराबर 2x × x² + 1। नंबर 6 में देखिए 0 × x²
प्लस में 6x प्लस में 7 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको देखना है कि द्विघात समीकरण पहचाने अब हम लोग कैसे करें। देखिए इसका घात कितना है, 2 है। जब इसका घात 2 है तो क्या यह आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल यह आपका द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि इसमें घात की संख्या भी 2 है ना, इसलिए यह आपका द्विघात समीकरण होगा, है ना। अब देखिए 2x प्लस में 9 है, बोलिए 2x प्लस में 9, क्या यहाँ पर घातों की संख्या 2 है? नहीं, तो क्या ये आपका द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्या ये आपका द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। अब देखिए x³ प्लस में 4x प्लस में 9, क्या हमको पावर कितना चाहिए था? पावर 2 चाहिए था, पावर 3 आया तो क्या हमको इससे ज़रूरी है? नहीं ना। देखिए कभी भी मन को आप लोग आगे नहीं बढ़ाइएगा। जैसे द्विघात समीकरण अपने घात को आगे नहीं ले जाना चाहता, वो आपका फिक्स रहेगा कि हाँ हमको घात संख्या 2 ही चाहिए। उसी प्रकार आप लोग भी अपने मन को आगे पीछे नहीं कीजिएगा, है ना। टारगेट है 400 प्लस तो 450 प्लस, तो बस 450 प्लस ही रहना चाहिए। अब ये नहीं कि बस पढ़ाई छोड़ दिए, अच्छा जाने दीजिए, बोलो फर्स्ट ईयर अगर आ जाएंगे तो बहुत है, सेकेंड ईयर अगर आ जाएंगे तो बहुत है ना। ऐसा नहीं जी। जैसे द्विघात समीकरण आपके लिए तात्पर्य है, इसलिए हम घात की संख्या 2 ही लेंगे। यहाँ पर 3 आया तो इसको भी अभी छोड़ देगा और बोलेगा देखिए अब हम हमारे समूह में नहीं रह सकते, है ना। उसी प्रकार आपको भी पूरा कायम बना कर रहना है से हाँ हम जो है कि 450 प्लस के लिए हैं तो है, इसके लिए हमको जितना भी मेहनत करना पड़े हम उतना मेहनत कर सकते हैं। अब देखिए क्या यह आपको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है? नहीं ना। कारण क्या? क्योंकि यहाँ पर घात की संख्या कितना है जी? 3 है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या प्रश्न नंबर 6 देखिए कि यहाँ पर x के बगल में कितना है? 0 है, तो क्या 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका पावर क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या यहाँ भी ये आपका x के पावर, यहाँ x वाला 0 जब हो जाएगा तो 6x प्लस में 7 क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। तो देखिए आपका इतना द्विघात 1 नंबर हो गया, 2 और 3 नंबर नहीं है, और यहाँ पर 6 नंबर भी नहीं। अब इसको अब हम लोग चल रहे हैं सोल्व करने के लिए, है ना। अब देखिए जी क्या यहाँ पर थोड़ा बोर्ड में दिक्कत हो रहा है, जगह नहीं हटा है ना, यही मेन दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर x³ 2 प्लस x, अब हम नहीं दिखाई दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिखाई देगा ना, हाँ ठीक है। देखिए 2x प्लस में 3 का होल क्यूब है बराबर क्या है? 2x प्लस में 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है ना। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब मालूम है आपको? a प्लस बी का होल, पहले क्या था? a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ है। तो पहले a क्यूब है, तो फर्स्ट वाला को बोलेंगे a और सेकंड वाला को b। फर्स्ट वाला को यानी x को a और 2 को b मानेंगे, है ना। तो यानी a क्यूब होता है यानी x के होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर अब गुना इंटू कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर b, तो b का मान कितना है? 2 है, प्लस 3 इंटू 3ab स्क्वायर, तो b का मान कितना है? b का मान 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस में a क्यूब, कौन क्यूब? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b का मान कितना है? 2 है, यानी यहाँ पर 2 के क्यूब बराबर कितना हो गया? 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जी ना। अब देखिए 2x में जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तब क्या आएगा? देखिए यहाँ पर इसका पावर कितना है? 1 है, फिर यहाँ पर जो x है इसका पावर कितना है? 2 है। तो जब देखिए गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए a के पावर m गुने a के पावर n। अब यहाँ पर आधार समान है, तो इसका घात में क्या हो? गुना जब होगा तो जिसको पावर को उसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? पावर को इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर a के पावर m प्लस n होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधार समान है, तो इसका घात क्या होगा? जुटेगा। घात क्या होगा? जुटेगा। यहाँ पर देखिए ठीक उसी प्रकार यहाँ इसका आधार समान है कि नहीं? एक से कि नहीं? दोनों ओरी इसका पावर 1 हो, इसका पावर 2 है। एक तो हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो देखिए तो ये 2x में जब हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2x³। क्या आ जाएगा? 2x³ प्लस में 2x में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2x क्या आएगा? 2x आ जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ पर आएगा x³, पहले जो बराबर के इधर में बराबर को हम लोग इधर कर लेते हैं। पहले देखिए x³ प्लस 3 गुने 2, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर कितना हो? 4 और 4 3 12x प्लस में 2 के क्यूब, यानी 2 के क्यूब का अर्थ क्या है? 2 के क्यूब का अर्थ क्या है? 2 को कितना बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। बल्कि 2 को 3 से गुना नहीं करना है, 2 को 3 बार गुना करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 के क्यूब कितना होगा? 8 होगा। 2 के क्यूब 8 बराबर नहीं दीजिए, पहले आप लोग इसको इधर बुला लीजिए, है ना। यहाँ पर क्या होगा? माइनस बराबर ना प्लस में जब नहीं आएगा तो माइनस 2x³ प्लस 2x प्लस कितना x? 2x दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था बराबर के, अरे यहाँ भी दिखाई नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा था ना। तो इसको हमने यहाँ पर बना देते हैं आपके लिए। रुकिए एक मिनट, थोड़ा देर के
थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। देखिए जी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कहाँ तक देखिए, थोड़ा यहाँ पर इसको नीचे कर देते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू हो गया था, इसको यहाँ पर बैठा दिए थे। प्लस में 2x³ प्लस 2 के 2 हो गया। 2x में देखिए यहाँ पर 2x में जब x² से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x³ आ जाएगा प्लस के प्लस 2x में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। और देखिए बराबर के इन जो भी था ना उसको हमने यहाँ पर बुला लिया। जैसे यहाँ पर x³ हो गया था प्लस के प्लस, और 3 दूना 6, और यहाँ पर पावर का 2 है तो पावर 2 है यहाँ पर, फिर प्लस के प्लस 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4, अच्छा फिर 4 तिहाई, ओहो 4 तिहाई 12x हुआ ना, x² हो गया। फिर यहाँ पे देखें 2 के स्क्वायर 4 और फिर 4 तिहाई 12, यहाँ पे कितना होगा जी 12x, कितना हो जाएगा 12x है ना, प्लस 2 की 8 माइनस बराबर के प्लस में 2x³ है, जब n आएगा तो माइनस 2x³, अब बराबर के प्लस में 2x है, जब n आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस 2x, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर x³ वाला क्या गो है, तो x³ वाला आपका 2 गो है कि 2x³ यानी यहाँ प्लस x³ यानी माइनस 2x³। जब 2 में से जब 1 हटेगा तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पर ऑडिशन क्या माइनस वाला है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x³ क्या आ जाएगा माइनस x³। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला क्या हुआ, स्क्वायर वाला एक है तो कौन है प्लस 6x² हो गया। और यहाँ पर x वाला क्या है 2 है, एगो 12x एगो माइनस में 2x, एगो 12x प्लस में है एगो 2x माइनस में है, तो 12 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा माइनस प्लस 10x, प्लस कितना x 10x ना। और फिर देखिए बिना x वाला क्या होता है, एक ही है तो कौन है वो प्लस 8 है, तो प्लस 8 बराबर कितना 0। अब देखिए जी, अब देखिए क्या अब यहाँ पर आपका यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो नहीं है। कारण क्या, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना आ गया 2 आ गया, इसलिए यह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या जी आपको 5 नंबर समझ में आ गया। अब आइए हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर में क्या है, नंबर 4 में क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना है 2x प्लस 1 इंटू 2 है ना, 2 है। अब देखिए x में 1 से गुना कीजिए तो x², x में 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 2x। देखिए पहले x में 1 से गुना किए, फिर x में कितना से गुना किए 2 से, तो x में 1 से गुना करने पर x² और x में 2 से गुना करने पर 2x, फिर x में 3 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा प्लस 3x, और 3 में 2 से गुना तो 3 दूना 6। अब देखिए ठीक उसी प्रकार 2 में 2 से गुना कीजिए तो 2 दूना 4x, 2 में फिर 1 से गुना कीजिए तो प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर x² की x² है ना, 3 2 5x प्लस 6 बराबर की प्लस में 4x है, 3 आएगा तो माइनस में 4x, बराबर की प्लस में 2 है, 3 आएगा तो माइनस में 2 बराबर 0 हो गया। अब देखिए x² की x² x वाला क्या है तो 2 है, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 5x और यहाँ 4x, तो 5 में से 4 घटी तो सीधे x हो जाए ना। अब यहाँ पर देखिए बिना x वाला क्या है तो 2 को 6 एगो 2 है, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा प्लस 4 बराबर 0। क्या यह आपका द्विघात समीकरण है, तो है कैसे है, क्योंकि इसका पावर कितना है 2 है, तो आपको पावर 2 चाहिए, जिसका पावर 2 हो गया वो आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा ही होगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, बात समझ लिए ना। क्या जी अब आप लोग बोलिए कि 4x 6x² प्लस 7x प्लस 5 क्या आपका द्विघात समीकरण है, बोलिए तो नहीं, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। कारण क्या, क्योंकि बराबर में 0 नहीं है, बराबर में 0 नहीं है, क्या बराबर में 0 भी तो चाहिए ना, क्योंकि द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 0 नहीं था ना, इसे क्या अब देखिए अब ये आपका होगा नहीं होगा, कारण क्या, क्योंकि ये द्विघात बहुपद हो गया, जब इसके बराबर में 0 आएगा तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना, इसका ध्यान रखना है ना। अब देखिए अब हम लोग बेसिक नंबर 2 की ओर चलेंगे, बेसिक नंबर कितना 2 की ओर चलेंगे, और बेसिक नंबर 2 क्या बोलेगा आपको, बेसिक नंबर 2 आपको क्या बोलेगा, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं ना। चलिए इससे आगे इसमें अभी हम लोग और प्रश्न को सोल्व करेंगे, जब प्रश्नमाला में चलेंगे ना तो वहाँ पर हम लोग बहुत बेहतर तरीक़ा से सोल्व करेंगे। सिर्फ खाली हमने आपको याद दिला दे रहे हैं कि देखिए उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, आपको सिलेबस में कैसे घुमाया जाएगा और आप लोग कैसे घूमिएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पर पहले आपको बेसिक ही जानकारी दे दी है। फिर देखिए
अब बेसिक नंबर कितना जाएगा, बेसिक नंबर 2। और फिर देखिए बेसिक नंबर 2 में क्या है, बेसिक नंबर 2 में है ए बी और सी की मान पहचानने के लिए, है ना। ए बी सी की मान, ए बी और सी की पहचान कैसे करें, की पहचान कैसे करें, कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका देख ले तो नोट लिख लेते हैं, नोट कि इसका व्यापक सूत्र, कौन सूत्र, व्यापक सूत्र। व्यापक सूत्र में इसका क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ना। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक ए का मान होगा। स्क्वायर का गुणांक बराबर ए का मान होगा। जो स्क्वायर का मान रहेगा वो ए का गुणांक होगा। फिर जो एक्स का गुणांक जो होगा वो आपका बी का मान होगा जो अचर पद रहेगा, अचर पद इसमें 1 2 3 है ना, डैश इन्फिनिटी तक, अनंत तक। यह आपका सी का मान होगा, सी का मान होगा। बात समझ में आया। स्क्वायर के गुणांक ए का मान, एक्स के गुणांक बी का मान, जहाँ पर अचर पद होगा वहाँ पर आपका सी का मान होगा। अब देखिए जैसे हम देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक और बात हमें फिर दोबारा से लिख दे रहे हैं कि नोट में देकर ही ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा, शून्य के बराबर नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, चलिए इसको पढ़ लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 बराबर 0। अब यहाँ बोलिए यहाँ पे ए का मान क्या होगा, स्क्वायर का गुणांक, तो स्क्वायर का गुणांक कितना 3 है, तो यहाँ पे ए का मान 3, यहाँ पर एक्स का गुणांक b, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स वाला है, तो यहाँ बोलिए ए का मान 3 और यहाँ पर b का मान, तो एक्स का गुणांक वाला 2 हो जाएगा। और जो अचर पद होगा जो स्क्वायर और एक्स नहीं होगा वो आपका c का मान हो जाएगा, तो c का मान कितना है 5 है ना। फिर देखिए यहाँ पर एक और देखिए नंबर 2 में देखिए कि 6x स्क्वायर प्लस में 5 बराबर 0। अब इसमें बोलिए ए का मान क्या होगा, स्क्वायर के बगल में देखो तो यहाँ पे ए का मान कितना है 6, बी का मान, तो क्या यहाँ पर एक्स वाला है, यहाँ पे एक्स वाला नहीं ना है, यहाँ पर एक्स वाला नहीं ना है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ पर एक्स वाला नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बिना एक्स वाला क्या हुआ था 5 हुआ था, यहाँ पर ये आपका सी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब देखिए अब आगे फिर यहाँ पर और देखिए थोड़ा, रूट 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 6 बराबर 0। बोलिए यहाँ पे ए का मान कितना होगा रूट 6, बी का मान 7, सी का मान +6 है तो +6 हो गया। ऐसे आप लोग देखिए ये बहुत आपका इजी है पहचानना, है ना, ये आपका बहुत इजी है पहचानना, आप लोग इसको पहचान भी सकते हैं। जैसे देखिए 6x स्क्वायर बराबर 7, कितना 6x स्क्वायर बराबर 7 है। यहाँ पर देखो कैसे करना है कि जो 6x स्क्वायर है ना इसको रहने दो और जो बराबर को इधर ले माइनस में कर दो, बराबर 0 कर दो। बोलिए अब यहाँ से ए का मान 6, बी का मान बी का मान 0 और सी का मान -7 हो गया, काम खत्म हो गया ना। आप लोग ऐसे पहचान भी सकते हैं, है ना, आप लोग इसको ऐसे पहचान भी सकते हैं ना। ए बी और सी का मान पहचानना, मात्र आपको इतना तक अगर याद है और ध्यान में रख लिए तो बस आप लोग इसको पहचान सकते हैं ना। अब आइए अब आगे, अब बेसिक नंबर कितना है 3 है, और बेसिक नंबर 3 में हमने आपको सिखाएंगे और हमने आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ज़रूरी था, हद से ज़रूरी तो खैर सब ही हैं जी, लेकिन यहाँ पर एक और ज़रूरी है जो है डी, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक। अब देखिए विवेचक होता क्या है, विवेचक को डी ही क्यों कहते हैं,
इसका नाम दूसरा क्या है, विवेचक है, या इसका एक और नाम है विवेक्तर, विवेक्तर, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइमिनेंट, है ना, डिस्क्राइमिनेंट, है ना। अब देखिए यहाँ पर विवेचक या विवेक्तर बोलिए, इसका इंग्लिश जो है वह डिस्क्राइमिनेंट है। यह आपका शुरुआत कहाँ से, डिस है। देखिए जैसे में मेरा नाम अभिमन्यु है, क्या है, अभिमन्यु, तो मेरा सूचित जो किया जाएगा शॉर्ट नाम होगा, पहला अक्षर का नाम क्या है, डी, ये आ गया, ये है ना। ठीक उसी प्रकार विवेचक ये बोलो या विवेक्तर बोलो, इसका पहला अक्षर जो है क्या है वह, तो वह इसका पहला अक्षर क्या है, डी है। यानी इसको आप लोग डी से सूचित कीजिएगा ना, इसीलिए इसको हम लोग फार्मूला में हमेशा डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी, है ना। अब देखिए तो विवेचक, विवेक्तर, या इसको हम लोग शॉर्ट में इसका एक और नाम क्या है, डी है, क्या नाम है, डी, है ना। अब देखिए इसका विवेचक बहुत कम देखने का मौका मिलेगा, या विवेचक रहेगा भी, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट में क्या लिखना है, डी लिखना है ना। अब देखिए तो पहले इसका फार्मूला एक होता है, क्या होता है, सूत्र। विवेचक का एक क्या होता है, सूत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं, सॉरी डी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए जब आपको डी निकालना है, विवेचक निकालना है, तो आपको उसके लिए बी और ए और सी का मान याद रखना होगा, माने ए बी सी का मान पहचानने आना होगा। तो हमने तो आपको सिखा दिया कि यहाँ ए बी सी का मान आप लोग कैसे पहचान सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो हो गया, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, प्रश्न ऐसे रहेगा, प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि निम्न के विवेचक ज्ञात करें, निम्न के क्या क्या ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें, है ना। देखिए तो नंबर 1 में रहेगा 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देगा आपका डी का मान निकालने के लिए, क्या दिया ना, विवेचक हम लोग बोलते हैं ना डी। यहाँ पर लगाओ, तो सबसे पहले क्या लिखना, सोल्व, SOLV, सोल्व में सरल होता है। यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, तो यानी स्क्वायर का गुणांक होता है यानी एक मान, तो स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है, तो 2, फिर एस का गुणांक बी, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है, तो बी का मान कितना है, 3, और सिंपल में क्या होगा, सी का मान 5। देखिए तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो सूत्र है वहाँ से ले लिए। तो यहाँ पर बी का मान कितना है, 3 है, लिखो 3 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2 गुने सी का मान कितना है, 5 लिख दो। 3 3 9, 4 दूना 8, 8 5 40 से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 31 माइनस 31 आ जाएगा। तो डी का मान क्या आ गया, माइनस 31 आ गया। अब देखिए अब एक और देखिए, नंबर बी में देखिए, नंबर बी में देगा माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 8 देगा, 8 बराबर 0। यहाँ पर क्या दिया आपका, डी निकालने के लिए दिया, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या है, 5 है, तो 5 के स्क्वायर लिख दो, माइनस 4 गुने एक मान क्या है, -3, तो -3 गुने सी का मान क्या है, 8, तो 8 लिख दो, 5 25 माइनस 4 3 माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा, 4 3 12, 4 3 12, 12 8 96, 12 8 कितना हो जाएगा, 96। इसका में जोड़ दो, 6 5 11 हाथ में 9 2 11 1 12, 121 आ गया ना, 121 आ गया। तो यहाँ पर ये जो डी का मान है यह माइनस में आया, माइनस 31, यहाँ पर डी का मान प्लस 121 आ गया। फिर यहाँ पे एक और देखिए जी, यहाँ पर नंबर सी के लिए देखिए, यहाँ पे क्या देगा, नंबर सी में क्या देगा कि 2x² माइनस x प्लस 1/8। यहाँ पर क्या निकाला, हमको डी निकाला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही रखिए। बी का मान क्या है, 1 है, देखिए x के बारे में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो -1 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने सी का मान कितना है, ए का मान 2 है, तो 2 लिखिए, गुना सी का मान कितना है 1/8, तो 1/8 बराबर -1 के स्क्वायर। तो माइनस को जब 2 बार गुना कीजिए तो माइनस गुना माइनस प्लस आएगा, और 1 स्क्वायर